So, welcome, dear students, to a new class of life processes. We have already spoken about nutrition as a life process and respiration as a life process. आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे दैट इज़ ट्रांसपोर्टेशन इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स. ट्रांसपोर्टेशन आप जानते ही होंगे, सुना ही होगा. ट्रांसपोर्टेशन मतलब मूवमेंट ऑफ समथिंग फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी. इन अ लिविंग सिस्टम वॉट डू वी नीड टू ट्रांसपोर्ट. सोचिए, ऐसी क्या चीज़ें हैं जो हम हमारे शरीर में ट्रांसपोर्ट करवाना चाहते हैं या होनी चाहिए हमारे शरीर में ट्रांसपोर्ट. जो हमने खाना खाया वो, जिसको हम न्यूट्रिएंट्स बोलेंगे. न्यूट्रिएंट्स हैव टू बी ट्रांसपोर्टेड. gases have to be transported like oxygen, and then waste materials that are produced inside our body by every cell, that has to be transported. So these are the major things that need to be transported, not only in our body but even in a microorganism, even in plants and all animals. So let us start with a topic. What is the need for transportation? So the first important need for transportation is so that particles, nutrients are distributed equally throughout a cell. एक जगह पर इकट्ठा ना हो जाए न्यूट्रिएंट्स को फैलना जरूरी है ताकि पूरे सेल को या पूरे शरीर को इक्वल न्यूट्रिएंट्स मिले. दैट इज द फर्स्ट नीड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में हर सेल एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में नहीं होता. हम मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं. मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में बहुत सारे सेल्स शरीर के अंदर होते हैं. ठीक है, जो सेल्स शरीर के अंदर हैं उनको ऑक्सीजन कैसे मिलेगी. जो सेल्स अलग अलग जगह पे उनको खाना कैसे मिलेगा. तो इन अ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म थिंग्स नीड टू रीच एवरी सेल, हेंस अ कॉम्प्लिकेटेड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इज रिक्वायर्ड. And third, so that waste materials or toxic substances are easily removed. If they move, they can be removed from the body of an organism. तो ये थी बात about why do we need transportation system in any organism. Even plants, even unicellular organisms, even animals require this transportation system. तो देखते हैं, एक छोटा सा आइडिया लेते हैं कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म या माइक्रो ऑर्गेनिज्म में ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगा. उसमें तो एक ही सेल है, वो एक सेल कैसे ट्रांसपोर्टेशन करेगा. देखिए, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर 3 प्रोसेसेस ट्रांसपोर्टेशन में मदद करती हैं. पहला है डिफ्यूजन, दूसरा है ऑस्मोसिस, तीसरा है साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग. Diffusion means movement of particles from higher concentration to lower concentration. Okay. Osmosis means movement of water through a semi-permeable membrane. पानी का मूवमेंट ऑस्मोसिस की मदद से होता है. एंड साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, डायग्राम देखिए, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग समझा रखा है. साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग मतलब साइटोप्लाज्म का मूवमेंट. अगर साइटोप्लाज्म मूव करेगा तो साइटोप्लाज्म के अंदर जो सब्सटेंसेस हैं वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगी थ्रू आउट द सेल. ओके, सो दीज आर द मेजर मेथड्स हाउ ट्रांसपोर्टेशन अकर्स इन अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. लेट्स सी हाउ डज इट अकर इन प्लांट्स. इन योर क्लास 9th you have already studied about xylem and phloem. Xylem carries water, phloem carries starch और phloem carries food. Okay? लेकिन क्या इतना ही अंतर है? क्या और भी अंतर है? बिल्कुल है. We will see into it. But let me remind you, क्लास 9th में भी था xylem phloem, अभी भी है xylem phloem. क्लास 9th में xylem phloem इसलिए दिया गया था ताकि आप उसके कंपोनेंट्स जान सकें. फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर्स, सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स. और जाइलम में है ट्रैकिड्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर. वो कंपोनेंट्स 9th क्लास में चाहिए था, अभी नहीं. अभी आपको ट्रांसपोर्टेशन के हिसाब से पढ़ना है. तो ट्रांसपोर्टेशन के हिसाब से जाइलम और फ्लोएम में क्या आना चाहिए, थोड़ा देखिए. जाइलम ट्रांसपोर्ट्स वाटर एंड सॉल्युबल न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम रूट्स टू लीव्स.
वाटर का ट्रांसपोर्टेशन जाइलम से होता है। एंड फ्लोएम ट्रांसपोर्ट शुगर, अमीनो एसिड्स एंड अदर सब्सटेंसेस फ्रॉम द लीफ टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। शुगर्स फोटोसिंथेसिस से बनता है और बाकी फूड मटेरियल भी फ्लोएम से ट्रांसपोर्ट होता है। जाइलम के अंदर जो मूवमेंट हो रहा है वो यूनी डायरेक्शनल, मतलब एक डायरेक्शन में हो रहा है। कहाँ से कहाँ? नीचे से ऊपर, फ्रॉम रूट्स टू लीव्स। वेरएज फ्लोएम में जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है दैट इज मल्टी डायरेक्शन। फ्लोएम लीव्स से शुरू होके हर प्लांट के पार्ट में जाता है। जाइलम कहाँ पे पाया जाएगा? प्लांट के अंदर जाइलम अंदर की तरफ पाया जाएगा, पेड़ के तने के अंदर। वेरएज फ्लोएम बाहर की तरफ पाया जाएगा, एक स्टेम में आउटर एजेस की तरफ। एंड ट्रांसपोर्टेशन इन जाइलम इज पैसिव। पैसिव का मतलब डज नॉट यूज एनर्जी, एटीपी। फ्लोएम में ट्रांसपोर्टेशन एक्टिव होता है, मतलब एटीपी यूज करके ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो जाइलम में एटीपी खर्च नहीं हो रहा, पानी अपने आप ही ऊपर चढ़ रहा है। और फ्लोएम में एटीपी यूज हो रहा है, एनर्जी यूज होके फूड को, स्टार्च को और दूसरी चीज़ों को ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है। ये तो अजीब बात हुई ना कि पानी नीचे से ऊपर जा रहा है और उसमें एनर्जी नहीं लग रही, और फ्लोएम में ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है ऊपर से दूसरी जगहों पे, लेकिन वहाँ पे एनर्जी खर्च हो रही। तो व्हाट इज द मैकेनिज्म बिहाइंड दिस ट्रांसपोर्टेशन? लेट अस सी द मैकेनिज्म। पहले हम बात करेंगे अबाउट हाउ इज वाटर ट्रांसपोर्टेड इन प्लांट्स, मतलब मैकेनिज्म ऑफ जाइलम क्या है। देखिए, 3 इम्पॉर्टेंट फोर्सेस हैं जो पानी को ऊपर चढ़ाने में मदद करती हैं। पहला फोर्स कहलाता है रूट प्रेशर। तो रूट प्रेशर में क्या हो रहा है? जो रूट्स के जो सेल्स हैं वो मिट्टी से सॉल्ट्स ले लेते हैं। रूट्स के सेल्स मिट्टी से सॉल्ट्स लेने से क्या हो गया? अंदर ऑस्मोटिक बैलेंस बिगड़ गया। वो ऑस्मोटिक बैलेंस को वापस सही करने के लिए पानी अंदर आने लग जाता है। तो रूट प्रेशर समझिए, रूट्स के बाहर के सेल्स हैं, उन्होंने सॉल्ट्स अब्जॉर्ब कर लिए मिट्टी से। अब रूट्स के अंदर ज़्यादा सॉल्ट है, बाहर कम सॉल्ट है, तो ऑस्मोसिस होने लगेगा। मिट्टी में पानी है और वो पानी अंदर की तरफ आने लग जाएगा। रूट के अंदर पानी आ रहा है, पानी बाहर नहीं जा रहा, तो पानी आता जा रहा है, आता जा रहा है, आता जा रहा है, तो रूट्स में पानी भरने लग जाता है। इसको बोलते हैं रूट प्रेशर। ओके, सेकेंड फोर्स दैट इज हेल्पिंग वाटर टू बी ट्रांसपोर्टेड इज कैपिलरी मूवमेंट। मतलब अपने आप ही पानी ऊपर चढ़ जाता है जाइलम वेसल से। पतले से ट्यूब, बहुत बारीक सा ट्यूब को हम बोलेंगे कैपिलरी। और आपके लैब में अगर आप कैपिलरी देखें, एक पतली सी ट्यूब होगी कांच की, उसको आप पानी में रखेंगे, अपने आप पानी उसके ऊपर चढ़ेगा, अपने आप पानी चढ़ता है स्पॉन्टेनियसली। तो कैपिलरी को आप पानी में रखेंगे, पानी अपने आप ही ऊपर चढ़ेगा कैपिलरी के अंदर। जाइलम में भी पतली पतली ट्यूब्स होती हैं जिनको बोलते हैं जाइलम वेसल्स। ये पतली ट्यूबों में पानी अपने आप ही स्पॉन्टेनियसली मूव करता है अपवर्ड्स, और इस मूवमेंट, अपवर्ड मूवमेंट को बोलते हैं कैपिलरी एक्शन, नहीं तो कैपिलरी फोर्स। द थर्ड फोर्स दैट पुल्स वाटर अपवर्ड्स इज ट्रांसपिरेशनल पुल। ट्रांसपिरेशन की वजह से जो पानी लूज हुआ, वो पानी जाइलम वेसल्स के पानी को सक करता है ऊपर की तरफ। तो ट्रांसपिरेशन इज लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द लीव्स। जब लीफ में से, पत्ते में से पानी बाहर इवेपोरेट हो गया तो वो जगह खाली हो जाएगी, और वो खाली जगह एक सक्शन क्रिएट करती है। इस सक्शन की वजह से जाइलम वेसल्स में जो आगे की तरफ और पानी था वो ऊपर खींचता हुआ आता है। तो जाइलम में तीनों ही फोर्सेस में एनर्जी तो लगी नहीं। नीचे ऑस्मोसिस हुआ, रूट प्रेशर, जिसमें पानी जमीन से, मिट्टी से रूट के अंदर भरने लगा। कैपिलरी एक्शन में पानी अपने आप ही तने में चढ़ा स्पॉन्टेनियसली, और ट्रांसपिरेशन की वजह से जो सक्शन क्रिएट हुआ उसमें पानी और ऊपर लीफ तक पहुंच गया। दैट इज हाउ
water is transported passively in the xylem. Let us see phloem. पहला स्टेप इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट, मतलब एनर्जी कंज्यूमिंग स्टेप, जहाँ पे एनर्जी लग रही है। क्या हो रहा है इसमें? स्टार्च जो कि पत्ते में है वो सीव ट्यूब्स में ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। कौन करेगा? कंपेनियन सेल्स। और कंपेनियन सेल्स ट्रांसपोर्टेशन के लिए एटीपी यूज करेंगे। तो पत्तों में फोटोसिंथेसिस हुआ, फोटोसिंथेसिस में स्टार्च बना और दूसरी चीज़ें भी बनी। अब ये चीज़ें प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस सीव ट्यूब्स में डाला जाएगा। सीव ट्यूब्स ही फ्लोएम का पार्ट है, ट्यूब्स हैं। तो सीव ट्यूब्स में स्टार्च है या फिर अमीनो एसिड है डाला जाएगा फ्रॉम द लीव्स इनटू द सीव ट्यूब्स। लेकिन ये डालने वाला कौन है? कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम का ही एक और पार्ट। कंपेनियन सेल्स ट्रांसपोर्टेशन के लिए एटीपी यूज करेंगे, मतलब एनर्जी यूज करेंगे। इस वजह से ये स्टेप एनर्जी कंज्यूमिंग स्टेप है, नहीं तो एक्टिव स्टेप है। ओके, एक्टिव उसको कहेंगे जिसको एनर्जी लेता है। सेकेंड स्टेप वो अपने आप ही होता है, उसको बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। इसमें एनर्जी नहीं लग रही। तो जब सीव ट्यूब्स के अंदर ज़्यादा स्टार्च भर गया है, दूसरी चीज़ें भर गई हैं, तो उसके अंदर पानी आने लग जाता है। और एक बार पानी आएगा तो पानी उस चीज़ को बहा के ले जाएगा। तो सीव ट्यूब्स के अंदर स्टार्च आ गया, दूसरी चीज़ें आ गई, जिसकी वजह से उसका ऑस्मोटिक प्रेशर गड़बड़ा गया, अंदर कॉन्सेंट्रेशन हाई है। तो सीव ट्यूब्स के अंदर कॉन्सेंट्रेशन हाई है, उसकी कॉन्सेंट्रेशन को वापस नॉर्मलाइज करने के लिए आसपास से पानी आने लग जाता है। आसपास के टिश्यूज से पानी आएगा अंदर, और वो पानी सीव ट्यूब्स में इन स्टार्च को बहा के ले जाएगा। ठीक है, तो एनर्जी फर्स्ट स्टेप में लगी। ये दो तरीके हैं जाइलम और फ्लोएम में किस प्रकार ट्रांसपोर्टेशन होता है। एंड दैट इज हाउ प्लांट्स अलाउ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंसेस इनसाइड देयर बॉडीज। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो है ट्रांसलोकेशन। बार बार पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा ट्रांसलोकेशन का। एनिमल्स की बात करते हैं अभी। एनिमल्स के ट्रांसपोर्टेशन को बोलते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। एनिमल्स में यूनिडायरेक्शनल फ्लो नहीं, जैसे प्लांट्स में है, पानी जाएगा तो एक ही दिशा में जाएगा, स्टार्च जाएगा तो एक ही दिशा में जाएगा। अलग अलग रास्ते नहीं है एनिमल्स के लिए, एक ही रास्ता है, ब्लड। और ये ब्लड बार बार गोल गोल घूमता रहता है शरीर में, इसलिए एनिमल्स के ट्रांसपोर्टेशन को सिस्टम को बोलते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। ये सर्कुलेटरी सिस्टम के पार्ट्स होते हैं, अलग अलग पार्ट्स हैं सर्कुलेटरी सिस्टम के। देखते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम हैज़ 3 पार्ट्स: द हार्ट, द ब्लड एंड द वेसल्स। Heart is the main organ that helps in pumping the blood. Blood is the vascular tissue. Vascular मतलब जो भी टिश्यू ट्रांसपोर्टेशन में मदद करती है उसको बोलते हैं वैस्कुलर टिश्यू। तो ब्लड ट्रांसपोर्टेशन में मदद करती है, इसलिए ब्लड को बोलते हैं वैस्कुलर टिश्यू। एंड देन द वेसल्स, वेसल्स आर जिसके ज़रिए ब्लड शरीर में अलग अलग जगह जाएगा। हार्ट, ब्लड एंड ब्लड वेसल्स, ये 3 कंपोनेंट्स हैं आपके सर्कुलेटरी सिस्टम के। आइए डिटेल में बढ़ते हैं। पहला, हार्ट। चाहे वो किसी भी एनिमल में हो, इट इज़ अ मस्कुलर ऑर्गन। मस्कुलर मतलब मूवमेंट करने वाला ऑर्गन। हार्ट को मूव करना जरूरी है, पंप करना जरूरी है, ताकि ब्लड पंप कर सके वो थ्रू आउट द बॉडी। तो इट इज़ अ मस्कुलर ऑर्गन। और याद रखिएगा 9th क्लास में आपने पढ़ा, कार्डियक मसल्स का बना हुआ है हार्ट। ना हार्ट के अंदर देखा जाए तो अलग अलग चेम्बर्स होते हैं, एट्रियम एंड वेंट्रिकल्स। एट्रियम उन चेम्बर्स को बोलते हैं जहाँ पे ब्लड आ रहा है हार्ट के अंदर। शरीर से हार्ट के अंदर ब्लड आता है इनटू अ स्पेशल चेम्बर कॉल्ड एट्रियम। एंड वेंट्रिकल्स आर द चेम्बर्स जहाँ से ब्लड हार्ट में से निकलता है। हार्ट के अंदर जो चेम्बर में से ब्लड बाहर निकल रहा है, बाहर मतलब हार्ट से बाहर निकल रहा है, उसको बोलते हैं वेंट्रिकल्स। तो 2 डिफरेंट चेम्बर्स हैं। एक चेम्बर है ब्लड को रिसीव करने के लिए, दूसरा चेम्बर है ब्लड को निकालने के लिए। 2 अलग अलग चेम्बर होते हैं। अगर ब्लड
रिसीव करने वाला चेम्बर है उसको हम एट्रियम कहेंगे, 2 हैं तो एट्रिया कहेंगे, नहीं तो ऑरिकल्स भी कह सकते हैं। और वेंट्रिकल वो चेम्बर होते हैं जिसमें से ब्लड बाहर निकलता है। फिश में 2 चेम्बर्ड हार्ट होता है, 2 ही चेम्बर होते हैं, एक एट्रियम होता है, एक वेंट्रिकल होता है। एक में ब्लड आता है, दूसरा ब्लड को पंप आउट कर देता है। तो एक फिश में 2 चेम्बर्ड हार्ट होता है, आपने 9th क्लास में ये पढ़ा है। एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स में 3 चेम्बर्ड हार्ट होता है। 3 कैसे? 2 एट्रियम और एक ही वेंट्रिकल, 2 एट्रिया है और एक ही वेंट्रिकल है, तो 3 चेम्बर्ड हार्ट होता है एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स में। मैमल्स और बर्ड्स दे हैव 4 चेम्बर्ड हार्ट, 2 एट्रिया और 2 वेंट्रिकल। तो मैमल्स और बर्ड्स का जो हार्ट है वो कॉम्प्लेक्स है, वो हाईएस्ट लेवल का हार्ट है। उसमें 2 एट्रिया हैं और 2 वेंट्रिकल्स हैं, मतलब 2 चेम्बर हैं जहाँ पे ब्लड अंदर आता है और 2 चेम्बर हैं जहाँ से ब्लड बाहर जाता है। हमें फोकस करना है अबाउट ह्यूमन हार्ट। ह्यूमन हार्ट पे फोकस कीजिए। ह्यूमन हार्ट में 4 चेम्बर होते हैं। देखिए 4 चेम्बर कौन से हैं? लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल। राइट साइड आपको ब्लूइश कलर का दिख रहा है और लेफ्ट साइड आपको रेडिश कलर का दिख रहा है। ये इसलिए क्योंकि द लेफ्ट साइड ऑफ योर हार्ट रिसीव्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड, द राइट साइड ऑफ योर हार्ट रिसीव्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब ये ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब जिसमें ऑक्सीजन ज़्यादा है, ठीक है। जब अपन सांस लेते हैं वो ऑक्सीजन हमारे ब्लड में जाएगा एंड ब्लड हो जाएगा ऑक्सीजनेटेड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब ऐसा ब्लड जिसमें से सारा ऑक्सीजन यूज अप हो चुका है, मतलब ऐसा ब्लड जो हमारे टिश्यूज़ में से आ रहा है, हमारे टिश्यूज़ ने सारा ऑक्सीजन खींच लिया तो ब्लड में से सारा ऑक्सीजन खत्म हो गया। ऐसे ब्लड को हम बोलते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ आ रहा है? अपने राइट हैंड साइड में, राइट पार्ट ऑफ द हार्ट में। द कंप्लीट राइट साइड ऑफ द हार्ट is dealing with deoxygenated blood and the left side of the heart is dealing with oxygenated blood. यूजुअली हम राइट को अच्छी चीज़ों के साथ एसोसिएटेड करते हैं और लेफ़्ट को बुरी चीज़ों के साथ, लेकिन बायोलॉजी में उल्टा पुल्टा है। आपके राइट हैंड साइड में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है और लेफ्ट हैंड साइड में ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ओके, याद रखने के लिए आपको आसान रहेगा। नाउ यू विल सी अ सेप्टम इन द मिडल ऑफ द हार्ट। सेप्टम होती है बीच की एक दीवार जो कि राइट साइड को लेफ्ट साइड से अलग रखती है। राइट साइड में जो ब्लड है लेफ्ट साइड के ब्लड से मिल नहीं सकता, मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से मिल नहीं सकता बिकॉज ऑफ द सेप्टम। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्टीशन है। अगर ये नहीं हुआ तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिलेगा और इनके मिलने से हमारी एफिशिएंसी कम हो जाएगी। ये एफिशिएंसी क्या है? हमारा शरीर बहुत सारी एनर्जी अपना बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने में लगा देती है और ये इसलिए संभव है क्योंकि हमारे ब्लड के अंदर जो ऑक्सीजन है वो एफिशिएंटली ट्रांसपोर्ट हो रहा है। लेकिन अगर ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिल जाते तो वो एफिशिएंसी कम हो जाती, एनर्जी बनना कम हो जाता और हम अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाते। दैट इज़ एफिशिएंसी एंड एफिशिएंसी कैन बी मेंटेन्ड बिकॉज ऑफ दिस septum in the middle of the heart. Other than the 4 chambers and the septum, हार्ट के पास वॉल्व्स होते हैं। What are valves? Valves are structures that prevent backflow of the blood. Valves are the structures that prevent backflow of the blood. तो ब्लड एक ही डायरेक्शन में चलना चाहिए हार्ट में, वापस पीछे नहीं जाना चाहिए, उसको प्रिवेंट करता है वॉल्व्स। तो हमारे हार्ट के अंदर ट्राइकस्पिड वॉल्व भी है, बाइकस्पिड वॉल्व भी है और 2 सेमिल्यूनर वॉल्व्स हैं। ये वॉल्व्स
दे विल प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ ब्लड। इसके साथ साथ हमारे हार्ट में वेसल्स आके जुड़ती हैं, ब्लड वेसल्स जो हार्ट से जुड़ती हैं। इंपॉर्टेंट वेसल्स कौन सी हैं? वेना कावा। वेना कावा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड शरीर से हार्ट में लेकर आता है। वेना कावा ब्रिंग्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द systems of the body to the heart. Which part of the heart? The right atrium. And then we have the pulmonary artery. Pulmonary artery carries deoxygenated blood from the right ventricle to the lungs. Then we have the pulmonary vein. Pulmonary veins ऐसी वेसल्स हैं जो लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में ला रही हैं लेफ्ट एट्रियम में। तो पल्मोनरी वेन्स कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स टू द लेफ्ट एट्रियम ऑफ द हार्ट। एंड देन यू हैव वन इंपॉर्टेंट वेसल विच इज कॉल्ड एओर्टा। एओर्टा सबसे मोटी आर्टरी है। द लार्जेस्ट आर्टरी इज एओर्टा। Aorta carries oxygenated blood from the left ventricle of the heart to the different systems of the body. तो ये आपका ह्यूमन हार्ट था, इम्पॉर्टेंट है। इसका डायग्राम बुक से आप प्रैक्टिस कीजिएगा, कभी कभी पूछ लेते हैं। अब हार्ट में आपको याद रखने की क्या चीज़ें हैं? 4 चेम्बर्स, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, 4 चेम्बर्स, 4 वॉल्व्स, ट्राइकस्पिड, बाइकस्पिड, सेमिल्यूनर, 2 सेमिल्यूनर, और 4 वेसल्स याद रखिएगा। वेना कावा, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन एंड एओर्टा। और साथ ही साथ हमारा मेजर सेप्टम भी आप याद कीजिएगा। हार्ट का स्ट्रक्चर ये है। नाउ लेट अस सी, इस हार्ट की वजह से जो ब्लड सर्कुलेट करता है हमारे बॉडी में, किस प्रकार करता है। मैंने आपको पहले ही बताया, अलग अलग जानवरों में अलग अलग चेम्बर्स होते हैं हार्ट के, तो ये सर्कुलेशन भी अलग अलग होगा। तो सी, फिश में हमने देखा 2 चेम्बर्ड हार्ट होता है, एक एट्रियम, एक वेंट्रिकल। तो उसमें जो साइकिल चलती है वो सिंगल साइकिल चलती है। तो इस साइकिल को हम बोलते हैं सिंगल सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। तो हार्ट से ब्लड गिल्स में पंप होता है, गिल्स ऑक्सीजन ब्लड में डाल देते हैं, और वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर पूरे शरीर में जाएगा, और शरीर से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस हार्ट में आएगा। सिंगल सर्कुलेशन में ऐसा होता है। एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स में 3 चेम्बर्ड हार्ट है, उनके सर्कुलेशन को हम बोलते हैं इनकम्प्लीट सर्कुलेशन। इनमें 2 एट्रिया होते हैं और एक वेंट्रिकल होता है। तो इनके लंग्स से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता तो सही जगह पर है एक एट्रियम में, लेकिन जब वो वेंट्रिकल में जाता है वो मिक्स हो जाता है। तो जब शरीर में जाना है, सिस्टमिक वैस्कुलर बेड्स जो मैं दिख रहा है आपको डायग्राम में, जब वो शरीर में जाता है तो ऑक्सीजनेटेड भी थोड़ा ब्लड होगा और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी होगा, क्योंकि वेंट्रिकल तो कॉमन है, उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी आ गया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी आ गया। तो वो कॉमन चेम्बर से मिक्स्ड ब्लड शरीर में जाता है, विच इज़ नॉट एफिशिएंट सिस्टम। दैट इज़ वाई दिस सर्कुलेशन इज कॉल्ड इनकम्प्लीट सर्कुलेशन। लेकिन हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, हमारे शरीर के लिए इंपॉर्टेंट क्या है? डबल सर्कुलेशन। वॉट इज डबल सर्कुलेशन? द ब्लड एंटर्स द हार्ट ट्वाइस इन 1 साइकिल, दैट इज डबल सर्कुलेशन। अब देखिए यहाँ पे 4 चेम्बर हैं, 2 एट्रियम है, 2 वेंट्रिकल है। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स से आया तो हार्ट में एक चेम्बर में जाएगा, वो ब्लड दूसरे ब्लड से मिक्स नहीं हो सकता क्योंकि बीच में एक सेप्टम आता है। इसलिए जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है पूरे शरीर में पंप हो जाता है विदाउट मिक्सिंग, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का चेम्बर ही अलग है, तो वो मिक्स ही नहीं कर सकता। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स में जाएगा, तो लंग्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा, ऑक्सीजन लेकर ऑक्सीजनेट हो जाएगा, वो वापस हार्ट में आएगा, और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस पूरे शरीर में घूमेगा। और डबल सर्कुलेशन में
blood takes 2 cycles, one cycle to the lungs and one cycle to the systems of the body. पहली साइकिल लंग्स में होगी कि ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स में जाएगा और वो ऑक्सीजनेट होकर वापस हार्ट में आ जाएगा। अब यही ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरे अपने शरीर के सिस्टम्स में जाएगा, सारे सेल्स उसमें से ऑक्सीजन ले लेंगे और ये हार्ट के अलग चेम्बर में आएगा और लंग्स में वापस चला जाएगा। तो 2 साइकिल्स हैं, एक लंग्स वाली साइकिल, एक सिस्टम्स वाली साइकिल। इस वजह से डबल सर्कुलेशन कहते हैं। सो रिमेंबर व्हाट इज डबल सर्कुलेशन? ब्लड एंटर्स द हार्ट ट्वाइस इन वन कंप्लीट साइकिल। दिस इज कॉल्ड डबल सर्कुलेशन। किस में होता है? मैमल्स में होता है, सभी मैमल्स में और सभी बर्ड्स में, बिकॉज वी हैव 4 चेम्बर्ड हार्ट। द सेकेंड पार्ट ऑफ ए सर्कुलेटरी सिस्टम इज ब्लड वेसल्स। वो पाइप्स जिनके थ्रू ब्लड हमारे शरीर में पूरा घूमता है, इनको बोलते हैं ब्लड वेसल्स। अब ये सारी ब्लड वेसल्स मेनली 2 टाइप्स की हो सकती हैं, आर्टरीज और वेन्स। लेट्स सी द डिफरेंस बिटवीन द 2। आर्टरीज वो ब्लड वेसल्स होती हैं जिनमें ब्लड हार्ट से बाहर की तरफ जा रहा है। हार्ट से ब्लड निकलता है तो आर्टरीज से निकलता है। तो वेन्स क्या है? वेन्स में ब्लड हार्ट की तरफ चल रहा है, तो दे कैरी ब्लड टूवर्ड्स द हार्ट। आर्टरी कैरीज ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। ये सबसे बड़ा डिफरेंस है। इसके अलावा दूसरी डिफरेंसेस हैं कि आर्टरीज कहाँ हैं? दे आर डीप इनसाइड द टिश्यूज। आपकी मसल्स के नीचे पाया जाएगा आर्टरीज। वेन्स कहाँ हैं? वेन्स आपके स्किन के नीचे है। दे आर सुपरफिशियल, मतलब ऊपर की तरफ है। आप बाहर से अपने हाथ में देखेंगे, आपको नसें दिखेंगी, वो सब वेन्स हैं। आर्टरीज में प्रेशर हाई होता है, तो उस प्रेशर को संभालने के लिए उसकी वॉल्स थिक होती हैं। वेन्स में प्रेशर कम होता है तो वेन्स की वॉल्स थिन होती हैं। वेन्स की वॉल्स थिन होने की वजह से उसका ल्यूमेन ब्रॉड होता है। ल्यूमेन मतलब वो खाली जगह, ब्लड वेसल के बीच में जो खाली जगह है जहाँ से ब्लड बहता है, उसको ल्यूमेन बोलते हैं। ल्यूमेन ब्रॉड होता है वेन्स में। आर्टरीज की वॉल्स थिक है तो ल्यूमेन पतला होता है। नेक्स्ट डिफरेंसेस, आर्टरीज में वॉल्व्स नहीं होती। याद कीजिए वॉल्व्स क्या है? दैट प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ ब्लड। तो आर्टरीज में ब्लड तो वैसे ही प्रेशर में है, वो बैक फ्लो तो आएगा ही नहीं, पीछे आएगा नहीं, तो वहाँ पे वॉल्व्स नहीं होते। वेन्स में ब्लड का प्रेशर लो है, तो वेन्स में ब्लड पीछे आ सकता है, इसलिए वेन्स के अंदर जगह जगह पे वॉल्व्स हैं। आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड मोस्टली, एक आर्टरी को छोड़ के, पल्मोनरी आर्टरी विच कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। कहाँ जा रहा है? लंग्स में। वेन्स यूजुअली कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन खत्म हो चुका है, यूजुअली एक वेन को छोड़ के। वो वेन पल्मोनरी वेन है, जो लंग्स से हार्ट में आ रही है, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लाएगी। तो आर्टरीज में मोस्टली ऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रांसपोर्ट होता है। लेकिन पल्मोनरी आर्टरी, याद कीजिए क्या है? आपके लंग्स की तरफ जाने वाली आर्टरी। लंग्स में क्यों जा रही है? क्योंकि उसमें ऑक्सीजन खत्म हो गया। तो पल्मोनरी आर्टरी इज द ओनली आर्टरी दैट कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द लंग्स। सेम वे वेन्स कैरी ब्लड टूवर्ड्स द हार्ट, मोस्टली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। लेकिन पल्मोनरी वेन जो कि लंग्स से हार्ट में आ रही है, लंग से आ रही है तो ऑक्सीजनेट होकर आ रही होगी ब्लड। तो पल्मोनरी वेन इज द ओनली वेन इन द बॉडी दैट कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड। बाकी सारी वेन्स कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। एक इंपॉर्टेंट आर्टरी का नाम बताइए। एओर्टा, नहीं तो पल्मोनरी आर्टरी। एक इंपॉर्टेंट वेन का नाम बताइए। वेना कावा, नहीं तो पल्मोनरी वेन। तो दो एग्जाम्पल्स बता दिए आपको आर्टरीज और वेन्स की, याद रखिएगा। नाउ आर्टरीज एंड वेन्स के अलावा भी पतली पतली ब्लड वेसल्स होती हैं हमारे शरीर में, उनको हम बोलते हैं कैपिलरीज। बारीक बारीक से ब्लड वेसल्स जो कि शरीर में अलग अलग जगह पे ब्लड ले जाते हैं।
कैपिलरीज के अंदर ब्लड आर्टरीज से आकर टिश्यूज में चला जाता है बारीक ब्लड वेसल्स के कारण, कैपिलरीज के कारण। जो सेल्स हैं वो ऑक्सीजन ले लेते हैं और वो ब्लड डीऑक्सीजनेट होकर वापस वेन्स में मिल जाता है। तो ब्लड कैपिलरीज आर एक तरह से लिंक बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स। आर्टरीज डिस्ट्रीब्यूट होती 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 पतली होती जाएंगी और कैपिलरीज बनाएंगी, और कैपिलरीज के अंदर जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है वो डीऑक्सीजनेट हो जाएगा और फिर वो कैपिलरीज फिर से जुड़ जुड़ के वेन्स बनाएंगी। तो ये थे ब्लड कैपिलरीज। नाउ लेट अस सी द ब्लड। व्हाट इज ब्लड? ब्लड एक लिक्विड टिश्यू है, फ्लूइड टिश्यू है जो बह सकता है, और बहने की वजह से ये इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस को डिस्ट्रीब्यूट करता हुआ चलता है, ट्रांसपोर्ट करता हुआ चलता है, जैसे ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स जो खाने से मिला, और साथ में वेस्ट मटेरियल। तो ब्लड इज द वैस्कुलर टिश्यू इन ह्यूमन बींग्स। ब्लड बहते बहते सब्सटेंसेस भी ट्रांसपोर्ट करेगा, ऑक्सीजन भी, न्यूट्रिएंट्स भी, वेस्ट भी निकालने में मदद करेगा। नाउ ब्लड इज अ कोलॉइड। 9th क्लास में आपने कोलॉइड पढ़ा था। इट्स अ कोलॉइड ऑफ ब्लड सेल्स एंड प्लाज्मा। ब्लड के अंदर सेल्स होते हैं, अलग अलग सेल्स होते हैं, अभी हम बात करेंगे, और जो ब्लड का पानी होता है उसको बोलते हैं प्लाज्मा या ब्लड प्लाज्मा। ब्लड के कंपोनेंट्स के बारे में बात करते हैं। ब्लड में ब्लड सेल्स और ब्लड प्लाज्मा होता है। ये प्लाज्मा में देखिए क्या क्या होता है। प्लाज्मा इज मेनली वाटर, सिर्फ पानी। उसके अलावा दूसरी चीज़ें होती है, जैसे प्रोटीन्स हैं, सॉल्ट्स हैं, कुछ गैसेस भी हैं और दूसरे सब्सटेंसेस भी हैं। सो प्लाज्मा इज द लिक्विड पार्ट ऑफ योर ब्लड विच डज द मेजर ट्रांसपोर्टेशन। क्रेडिट आरबीसी ले जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन तो प्लाज्मा करता है। नाउ प्लाज्मा के अलावा ब्लड सेल्स होती हैं ब्लड में। ये ब्लड सेल्स 3 टाइप की होती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। आरबीसी सबसे ज़्यादा पाई जाती है। आरबीसीज या रेड ब्लड सेल्स, दे आर रेड बिकॉज ऑफ अ पिगमेंट हीमोग्लोबिन। ये हीमोग्लोबिन हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन। डब्ल्यूबीसीज हेल्प इन इम्यून सिस्टम या फाइटिंग अगेंस्ट डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। एंड प्लेटलेट्स हेल्प इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। जब कहीं चोट लग जाती है, वहाँ पर ब्लड बहते नहीं रहना चाहिए, वहाँ पे ब्लड क्लॉट हो जाना चाहिए, तो ब्लड क्लॉटिंग में मदद करेगा प्लेटलेट्स। तो ये फंक्शंस हैं ब्लड के अलग अलग कंपोनेंट्स के। मेजर ट्रांसपोर्टेशन याद कीजिए कौन कर रहा है? प्लाज्मा। आरबीसी सिर्फ ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करने में मदद कर रहा है। नाउ ब्लड के अलावा देयर इज ऑल्सो अनदर लिक्विड टिश्यू इन योर बॉडी कॉल्ड लिम्फ। लिम्फ एक कलरलेस पानी जैसा एक सब्सटेंस है जो आपके शरीर में ब्लड के साथ साथ चल रहा है इन अ सेपरेट सिस्टम कॉल्ड लिम्फेटिक सिस्टम। आप डायग्राम में देख सकते हैं लिम्फेटिक सिस्टम। ये ब्लड वेसल्स नहीं है, ये लिम्फ वेसल्स हैं। तो ये लिम्फ कंटेन्स सम सेल्स विच वी कॉल लिम्फोसाइट्स, एंड उसका जो पानी है आसपास उसको हम बोलते हैं प्लाज्मा। लिम्फ फ्लोज इन अ सेपरेट सिस्टम कॉल्ड लिम्फेटिक सिस्टम। ये लिम्फेटिक सिस्टम में देखिए, इट कंटेन्स द लिम्फ वेसल्स। ये हरी हरी पाथवेज जो दिख रही हैं आपको डायग्राम में, इट दे आर कॉल्ड द लिम्फ वेसल्स। देन यू हैव लिम्फ नोड्स, बीच बीच में जो दाने दाने दिख रहे हैं शरीर में, दे आर द लिम्फ नोड्स जो लिम्फ वेसल्स को जोड़ रहे हैं। यहाँ पर खूब सारे लिम्फोसाइट्स पाए जाते हैं। देन देर आर मेनी ऑर्गन्स ऑफ द लिम्फेटिक सिस्टम, जैसे द थाइमस। हार्ट के ऊपर एक थाइमस नाम का एक ग्लैंड है, थाइमस। और स्प्लीन, आपके स्टमक के आसपास एक ग्लैंड है, स्प्लीन। ये दोनों लिम्फ सिस्टम में, लिम्फेटिक सिस्टम में मदद करते हैं।
लिम्फेटिक टिश्यूज भी हैं, जैसे बोन मैरो लिम्फेटिक टिश्यू है। माल्ट और गाल्ट, माल्ट का मतलब होता है म्यूकस एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, जहाँ जहाँ म्यूकस है वहाँ वहाँ लिम्फेटिक टिश्यूज होंगे। गाल्ट क्या है? गट एसोसिएटेड लिम्फेटिक टिश्यू, मतलब आपके डाइजेस्टिव सिस्टम से एसोसिएटेड लिम्फेटिक टिश्यू। लिम्फ करता क्या है आपके शरीर में? इतना बड़ा सा नेटवर्क है, इतना बड़ा, आपके म्यूकस में भी है, आपके एलिमेंट्री कनाल में भी है, और शरीर में अलग अलग जगह पे नोड्स हैं। इतना मैसिव सिस्टम क्यों चाहिए? लिम्फेटिक सिस्टम और लिम्फ का काम क्या है? दे हेल्प इन योर इम्यून सिस्टम, दे हेल्प इन डिफेंडिंग यू अगेंस्ट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो लिम्फ एक कलरलेस फ्लूइड है, आपके शरीर में बह रहा है, उसका मेजर रोल है, आपका डिफेंस सिस्टम है वो। इट इज़ पार्ट ऑफ योर इम्यून सिस्टम। इट हैज़ लॉट ऑफ WBCs, जो लिम्फोसाइट्स हैं, दे आर WBCs, दे आर फाइटिंग अगेंस्ट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑल ओवर योर बॉडी। सो दैट इज ऑल अबाउट द सर्कुलेटरी सिस्टम। वॉट यू नीड टू रिमेंबर इज प्लांट का ट्रांसपोर्टेशन एंड एनिमल्स का सर्कुलेटरी सिस्टम, द हार्ट, द ब्लड, द वेसल्स। इतना है आपका ट्रांसपोर्टेशन। थोड़ा सा होमवर्क भी देख लीजिए जो आपको करना है, ताकि आपके दिमाग में फिट हो जाए। सो दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास। आई होप यू आर स्टडिंग वेल। आप पीछे नहीं रह जाना, जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ आप बैकअप पढ़ते रहिएगा। और प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए फेसबुक पे हर शाम 7 बजे आई एम अवेलेबल, तो यू कैन आस्क क्वेश्चंस देयर। So till then, study well, be safe. See you in the next class.